हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की री एग्जाम जो आपका होने वाला है और इसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है 27 जुलाई। आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को देख ही लिया होगा कि 27 जुलाई को जो है आपका एग्जाम्स का आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। खैर, ये तो होगी आपकी एग्जाम डेट कब है, लेकिन हम आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ऐसा नहीं है सिर्फ इसी टेस्ट सीरीज लग रही है। अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो हमने दृष्टि की लगा दी है, ध्येय आईएएस की लगा दी है, जीएस वर्ल्ड की लगा दी है, संस्कृति की अभी वर्तमान में चल रही है और इन सबकी जितनी भी नई नई आती जा रही हैं फिर से पुनः इसका लगती जा रही है। तो एक बार चैनल पे जाके जरूर विजिट आप कर लेना। घटना चक्र हो या जीएस पॉइंटर हो, सभी चीजों के लिए यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए पूर्ण चैनल समर्पित है। एक बार जाके आप जरूर देख लीजिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको एक काले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि एक जो घटनाएं लिखी हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्ताव कब हुआ, बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन कब हुआ, इनको एक डेट वाइज इनको एक क्रम में लिखाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद में कौन सी घटना घटित हुई और उसका नीचे जो कूट दिया गया उसका आंसर आपको बताना है। खैर, सबसे पहले हम इसकी डेट ही लिख लेते हैं। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की बात किया तो 1939 में इसका गठन हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर का प्रस्ताव की बात किया तो 1940 में हुआ था। बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग की बात किया तो 1935 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन की बात कर आ जाए सामने तो 1941 से हुआ था। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आपकी कौन सी घटना घटित हुई? तो आप बोलोगे सबसे पहले आपकी तीसरे नंबर की घटना घटित हुई 1935 में। उसके बाद आपकी कौन सी पहले नंबर पर 1939 में। उसके बाद मुस्लिम लीग लाहौर प्रस्ताव 1940 में। अंतिम में आपके 1941 में सुभाष चंद्र बोस। तो आप बोलोगे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 है, उसको कथन को सही प्रयोग का उत्तर बताइए। कुछ स्थान है और वर्ष है, मतलब कि कौन से वर्ष में कहां पर इसकी स्थापना हुई थी या अधिवेशन कहां पर हुआ था इसकी बात करें। जैसे बंबई में बात करें, बंबई में सबसे पहले आपकी 1885 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता की तो कलकत्ता की आपकी 1886 में हुई, एक वर्ष के बाद ही। और फिर मद्रास की बात किया तो 1887 में हुई और सबसे अंतिम में आपकी इलाहाबाद में 1888 में हुई। तो आप यहां पर बोलोगे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ सूची युद्ध है और एक तरफ सूची वर्ष है, मतलब कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ है इसकी बात कर रहा है। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मन। आंग्ल का मतलब क्या है? अंग्रेजों से, जो अंग्रेज थे, जो उन्होंने ब्रिटिश यहाँ पर क्या किया था, गुलाम बनाया था भारतीयों को, है ना, कब्जा किया था भारत पर। तो युद्ध हुए लोगों के साथ, भारतीय लोगों के साथ युद्ध हुए, उन युद्धों का यहाँ पर वर्ष कौन सा सही है देख लेते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया है तो यह 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ, तो आप कहोगे सही मिलान है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया है तो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ, आप कहोगे ये भी सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो 1845 से लेकर 1846 के बीच में हुआ, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात की जाए तो 1824 से लेकर 1826 के बीच में हुआ, आप कहोगे भी। तो आपके सभी मिलान सही है, तो आप बोल दोगे सी वाला सही है। 1 2 3 आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर देखो, अभिकथन और कारण होता है, अभिकथन और कारण है, इनको बताना होता है ए सही है आर गलत है, या ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है सही, ए आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है। चलो देखते हैं अभिकथन क्या कहता है कि 1652 से लेकर 1654 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए थे, पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण इन्होंने संबंध बनाए थे। बात क्या सही है? बिल्कुल बात सही है। कारण क्या है कि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू प्रदान किया था। बिल्कुल बात ठीक है। आपको पता होगा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह आपके सम्राट से हुआ था, चार्ल्स द्वितीय, जो कि ब्रिटेन के थे, और पुर्तगालियों के द्वारा दहेज दिया गया था। और दहेज में क्या दिया गया था? बम्बई दे दिया गया था। तो इस बम्बई दिया गया था, लेकिन इसलिए मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ये आपका व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन आपके कथन और कारण आपके दोनों सही हैं। आप बोलोगे डी वाला ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको एक काले क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे 1916 में की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? आप बोलोगे 1915 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक काले क्रिमिनल की बात किया है, तो आपका दूसरा वाला सही जाएगा। सबसे पहले हिंदू 1915 आ रहा है, फिर उसके बाद 1916 आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 1923 आ रहा है, फिर 1936 आ रहा है। तो आपका दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? द आर्टिक होम इन द वेदास, इंडिया विद फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है ना? तो आप बोलोगे यहां पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो आपकी कौन सी हो जाएगी? इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगी? इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि द आर्टिक होम इन द वेदास की बात की जाए, ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इंडिया मीन्स फ्रीडम की बात की जाए तो अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है। अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है। और अनहैप्पी इंडिया की बात किया तो लाला लाजपत राय ने लिखी है। और इंडिया डिवाइडेड की बात किया तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814-16 के दौरान हुआ था, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814-16 के बीच में हुआ था, लेकिन इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। मार्च 1816 में संपन्न हुई जो सुंगोलू की संधि है वह आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त किया था। बिल्कुल बात ठीक है। सुंगोलू की संधि किनके बीच में हुई? आंग्ल नेपाल युद्ध के बीच में हुई थी, जिससे युद्ध समाप्त हो गया था। आप कहोगे पहला ऑप्शन सही है। नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। देना पड़ा था, ये गलत हो जाएगा। यहां पर ब्रिटिश रेजिमेंट रखने की अनुमति मिली थी। यहां ये वाला ऑप्शन होता तो सही होता। आप कहोगे केवल यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही है, तो ए पे टिक लगा देंगे। अंग्रेजों को देना पड़ा था, ये गलत है। ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना पड़ा था, ये आपका ऑप्शन सही है। ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना पड़ा था, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्च 1602 में डच संसद के द्वारा जो पारित घोषणा के द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा था? देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है कि उन्होंने अपने पूर्वी केंद्र की बात कौन सा है? इस साइड ईस्टर्न वाला पार्ट की बात कर रहा है कि पूर्वी केंद्र का कौन सा था, है ना? तो आप बोलोगे बटाविया था। क्या था? बटाविया। तो आप कहोगे सर बटाविया तो ये भारत में है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। बटाविया आपका इन्होंने पूर्वी केंद्र आपका भारत के इतर कहां बनाया था? इंडोनेशिया में बनाया था। और वहीं से क्या करते थे? वहीं से सारे जो जहां जहां पर ये करते थे अपना शासन को, वहां पर ये नियंत्रण करते थे वहीं से। तो बटाविया कहां? इंडोनेशिया में। और अपना पूर्वी केंद्र इन्होंने बटाविया में बनाया था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है सही? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान है। कौन सा मेला किस स्थान पर नहीं लगता है ये बताना है। तो इसमें से एक ऑप्शन गलत है, जो कि बाकी सही है। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है, ये तो सही लिखा है। कैलाश मेला हरदोई में लगता है क्या? भाई कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है? कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, ना कि हरदोई में लगता है। तो ऑप्शन ये वाला आपका गलत है। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, सही है। मुड़िया मेला आपका मथुरा में लगता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चोरा चोरी कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? तो पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी थी? 23 पुलिसकर्मी यहां पर मारे गए थे। ये आधिकारिक आंकड़े बताते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काकोरी षड्यंत्र मामले में जो दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1923 को ब्रिटिश सरकार के किस जेल में इन्हें फांसी दी गई थी? किस जिले की जेल में फांसी दी गई थी? तो आप बोलोगे भाई इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि न तो गोरखपुर में, न फैजाबाद में, न नैनी प्रयागराज में। तो कहां पर दी गई थी? गोंडा जिले की जिले में दी गई थी। कौन सा? गोंडा जिले की जेल में फांसी दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। और अक्सर लोग इनमें से कोई नहीं पे टिक लगाते ही नहीं है, जबकि वो कभी कभी सही भी होता है, नॉन ऑफ दिस, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1902 से 3 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इनमें से उस समय वायसराय के शासनकाल में थी, मतलब कौन से वायसराय के शासनकाल में की गई? तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे 1899 से लेकर 1905 में के बीच में की गई। अब जैसे ही 1905 आया तो आपको याद आया, अच्छा लॉर्ड कर्जन साहब थे, क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन की योजना की भी पेश की थी। तो आप कहोगे भाई 1902-3 में आपकी पुलिस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के वायसराय के काल में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की आपूर्ति की थी, सप्लाई की थी। कितना की थी? तो आप कहोगे 1/4 कर दी थी। कितना? 1/4, 1/4 सप्लाई जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत में ही पूरे विश्व में निर्मित वस्तुओं की कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में बताओ कौन सा कथन सही है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम बता रहा है, देख लेते हैं कौन सा इनमें से कथन सही है। तो यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था। बिल्कुल सही है, आपने पॉलिटी की किताब में या फिर हिस्ट्री के संवैधानिक प्रशासन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है, इसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। आप कहोगे हाँ सर ये भी बिल्कुल सही है, आप बोलोगे पैसिव वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा आप लोग चैनल पे जाके एक बार देख लेना, टेस्ट सीरीज यूपी आरओ की जो लग रही है, तो आप ये मत सोचना कि इसकी अब सिर्फ लग रही है, बाकी और भी मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लग रही है, एक बार जाके विजिट कर लेना। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ में ध्यान रखना है हम जीएस पॉइंटर भी लगा रहे हैं, जो 1 लाइनर वाला पॉइंटर पूरा आता है घटना चक्र का, वो भी लगा रहे हैं। और घटना चक्र की हमारी लाइव क्लासेस चलती है, घटना चक्र की जो है हमारी लाइव क्लासेस चलती है, तो उसको भी आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन अभिकथन सही है उसकी बात करते हैं। 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार ने नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया था। हाँ बिल्कुल बात सही है, 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो भैया ये तो सही है। कारण क्या कहता है? यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा लागू जो भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ था। नहीं, ये भूमि के खिलाफ नहीं था, ब्राह्मणों के द्वारा जो भेदभाव जातिगत किया जा रहा था, जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। ध्यान रखना है, जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। तो आप कहोगे ए वाला रहेगा सही, केवल एक सही है, और आपके यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है कि लोकसभा में कह रहा है कि कॉरम बता दो कितनी होनी चाहिए अगर कोई कार्य को करना है। आप बोलोगे कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए पीठासीन अधिकारी के साथ साथ। तो आप कहोगे 10वां हिस्सा। कितना? 10वां अगर हिस्सा होता है तो उसको गणपूर्ति कहते हैं और कार्य के लिए अच्छी मानी जाती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 से 32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी? 1931-32 की बात कर रहा है, क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश सरकार ने उनको देशद्रोह के आरोप में 12 साल की कैद की सजा सुनाई थी। उन क्रांतिकारी का नाम था मानवेंद्र नाथ राय। क्या नाम था? मानवेंद्र नाथ राय था। ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग जतेंद्र नाथ दास पे लगा देते, सूरसेन पे लगा देते, गलत हो जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतावली व्यापारी एक अन्वेषक थे जो मार्को पोलो इनका नाम था। किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिणी भारत का इन्होंने दौरा किया था? देखो इतनी बड़ी जो कहानी है ना, इतनी कहानी में सिर्फ इतनी सी बात है, रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी, बस ये बता दो। तो रानी रुद्रमा देवी की अगर बात कर रहा है, काकतीय वंश से संबंधित थी। कौन से? काकतीय वंश से संबंधित थी। लेकिन एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना है, मार्को पोलो की बात की जाए कि भाई ये कहाँ का था, तो यह इतावली मतलब इटली का व्यापारी था। कहाँ का था? इटली का व्यापारी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ वित्त आयोग है और एक तरफ अध्यक्ष है। कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से वित्त आयोग में रहे हैं इसकी बात करें। जैसे हम बात करें तीसरे की बात की जाए तो A.K. चंद्रा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 5वें की बात किया तो महावीर त्यागी जी रहे हैं, तो आपकी यह वाला सही हो जाएगा। 7वें की बात किया तो J.M. सैलार रहे हैं, तो आपका इससे मिला देना। और 9वें की बात किया तो N.K.P. सालवी रहे हैं, तो आप कहोगे ये वाला ठीक है। आप बोल दोगे भैया ए वाला ऑप्शन सही है, पहले का पहले से मिला है, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का दूसरे से, और चौथे का चौथे से, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? देखो गुरु अर्जुन देव की बात कर रहा है, कौन से क्रम के थे? तो पहले तो इन गुरु अर्जुन देव का सन समझ लो 1581 से लेके 1606 के इनका काल रहा है गुरु अर्जुन देव का। अब 1606 जैसी दिमाग में आया, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई ये तो काल जहांगीर के समय का रहा है। कैसे? जहांगीर के समय का रहा है, और जहांगीर के बेटे
खुसरो की मदद करने के लिए गुरु अर्जन देव को फांसी दी गई थी, आपको याद हो गया होगा। तो अब गुरु अर्जन देव कौन से हो गए, 5वें नंबर के हैं। कौन से, 5वें नंबर के हैं। तो ऐसे याद कर लेना, गुरु अर्जन देव का काल 1581 से लेकर 1606 है। जहांगीर का काल भी वही टाइम पीरियड का रहा है, और जहांगीर के पुत्र बेटे को खुसरो की मदद की थी गुरु अर्जुन देव ने, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिलवा दिया था। 5वें नंबर के हैं सियासी के गुरु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई जो कर है, सिंचाई जो कर था उसमें उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था सिंचाई कर, है ना, फिरोज शाह तुगलक लगाया था, लेकिन कितना हिस्सा सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था, तो 1/20 भाग देना पड़ता था। कितना, 1/20 भाग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला ऐसा पहला कौन सा शासक था, इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। तो अकाल पीड़ित, जो अकाल पीड़ित होते थे उनको रिलीफ कैंप बनवाए थे, लेकिन कौन से शासक ने, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे इनमें से भाई साहब हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे पढ़ा लिखा इतिहास में जाना जाता है, लेकिन ये असफल भी रहा है, अपनी नीतियों के कारण असफल भी रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने ठेकेदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया था। तो किसने किया था, शाहजहां, शेरशाह सूरी, हेमू, बहादुर शाह जफर। तो आप बोलोगे भाई शेरशाह सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने ठेकेदारों की देखभाल के लिए अमीर ए बंगाल नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया था। नौका झक्कड़ कौन सी है, नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय के द्वारा गाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन देखो, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आप बोलोगे भैया उत्तर प्रदेश में किया जाता है, नौका झक्कड़ है और नाई समुदाय के द्वारा यह गाया जाता है। किस राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से है। और किसकी टेस्ट लगा रहे हैं हम, यूपी की आरओ की, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर नहीं किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। देखो आप लोगों को 10 सेकंड का समय लगता है, मुझे सोचो इतना वीडियो आप लोगों की मेहनत करके बनाता हूं, इतना मोटिवेशन तो यार आप भी दे ही सकते हो। मोटिवेशन हर इंसान को चाहिए होता है अपनी लाइफ में, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना, आपके लिए इतना सब करता हूं तो। खैर कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह शुरू हुआ था। तो 1799 में पूर्वी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में, शरीयत अल्लाह, दादू मियां, वजीर अली खां, टीटू मीर। तो आप कहोगे वजीर अली खां के नेतृत्व में, किसके, वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 1799 में हुआ था, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। उर्दू साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं और जन्म स्थान है, इनमें से एक ही गलत है, बाकी सही है। जैसे हजरत मोहानी की बात करें तो उन्नाव से जन्म स्थान है, बिल्कुल सही है। अब्दुल माजिद दरियाबादी की बात करें तो बाराबंकी में इनका जन्म स्थान, ये भी सही है। अली अब्बास हुसैनी की बात किया है तो इनका अलीगढ़ में नहीं है भैया, तो इनका कहां पर है, इनका गाजीपुर में है। कहां पर है, गाजीपुर में है, इसलिए सी वाला गलत हो जाएगा। मसूद हुसैन खां की बात किया है तो फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अवंती महाजनपद के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। अवंती महाजनपद के बारे में, और नीचे कूट है, इन कूट का आपको सही बताना है। तो यहां पर देख लेते हैं, अवंती महाजनपद के बारे में कह रहा है कि अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र में मेल खाता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी 2 राजधानियां थी, आपको पता ही होगा इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी, है ना, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी क्या थी, महिष्मती थी, आपको ध्यान रखना है। तो अब ये वाला भी सही हो जाएगा क्योंकि 2 राजधानी थी। उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, उज्जैन जो थी उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। तो आप कहोगे ये भी सही है, महिष्मती दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी। तो आपके चारों सही है, तो आप कहोगे पहला वाले पे हम टिक लगा देंगे, क्योंकि पहला वाले पे चारों ही मिलान आपको सही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, इनको मिलाना है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है आपका प्रयागराज से है, कहां से है, प्रयागराज से है। चलो जन्म स्थान हो गया। बिरजू महाराज का जन्म स्थान की बात किया तो कहां से है, लखनऊ से है, ओके। लच्छू महाराज की बात किया तो बनारस से है, ये भी ठीक है। बेगम अख्तर की बात किया तो फैजाबाद से है, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट जाएगा, एक का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और आपका चौथे का चौथा, तो सी वाला सही जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में किस राज्य पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था, लेकिन अनहिलवाड़ किस राज्य में है ये बात पूछ रहा है। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर किया था आक्रमण, तो आप कहोगे गुजरात राज्य में, किस पर, गुजरात राज्य में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर। अब देखो दशावतार मंदिर के बारे में अगर नहीं पता है तो सच बता रहा हूं, पढ़ाई छोड़ देना।
पढ़ाई छोड़ देना, ये भी नहीं पता है तो। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित है? एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। तो आप कहोगे सबसे पहले तो ये समझो ये गुप्त काल की बात कर रहा है। कौन से गुप्त काल की बात कर रहा है? गुप्त काल के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। और ये कहां पर है? महोबा, लखीमपुर खीरी, देवरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा सही है ना, लेकिन इतना बता देता हूं कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इतना और बता देता हूं कि ये झांसी के पास में है। अब मुझे बस इतना बता दो यह कौन से जिले में पड़ता है? झांसी में नहीं है, झांसी के पास में है। अब मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ ये किस जिले में है, कमेंट करके जल्दी बताइएगा। जिसने कमेंट नहीं किया तो समझ लेना, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री हैं और एक संबंधित देश है। कौन सा विदेशी यात्री किस से देश से संबंधित नहीं? जैसे इब्न बतूता की बात करें तो मोरक्को देश का था यात्री, बिल्कुल ठीक है। इत्सिंग चीन का था, ये भी सही है। अल बालाधुरी आपका अरबी का था, ये भी सही है। अफनासी निकितिन की बात किया है, अफनासी निकितिन कहाँ का था? आप कहोगे भाई इतावली का नहीं था, ये आपका रूस का था। कहाँ का था? रूस का था। तो इसलिए डी वाला आपका ऑप्शन सम्मिलित नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के एक ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ताम्रपत्र अभिलेख है चंद्रगुप्त के बारे में, इनमें से सही कथन कौन सा? यह जो ताम्रपत्र अभिलेख है गोरखपुर के दक्षिणी भाग शोह गोराख से प्राप्त हुआ है। आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। इस ताम्रपत्र अभिलेख में अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का भी उल्लेख मिलता है। आप कहोगे ये भी सही है, सी वाले पे टिक लगा देंगे भैया, आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहोम के मंदिर, कौन से मंदिर है? कहोम के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलो देखते हैं कहोम के मंदिर के बारे में। भाई ललितपुर जिले में स्थित कहोम के इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है। तो क्या सही है? गलत हो जाए, क्योंकि ललितपुर जिले में नहीं है। पहले तो बात समझो, ये देवरिया जनपद में है। कहां पर है? देवरिया जिले में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं है, 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो आप कहोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो डी पे टिक लगा देंगे। किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो जाता है? भाई पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना होता है, लेकिन किस प्रक्रिया? सियानता, पृष्ठ तनाव, कैसिकत, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे कैसिकत। क्या है? कैसिकत की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन के बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है? तो बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलेगा, है ना? तो आप बोलोगे जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ती है तो उससे पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक समान रहता है? डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का जो आपका पाठ्यांक होता है, टेम्परेचर, या कह सकते हो कि रिमाइंड जो होता है आपका टेम्परेचर, वो एक समान किस में पाया जाता है? आप कह दोगे भाई ये आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान देखने को मिलता है। -40 डिग्री सेल्सियस एक तापक्रम ऐसा है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम एक समान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जल शोधन में किसका उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके? अवरक्त तरंगों, सूक्ष्म तरंगों, दृश्य प्रकाश तरंगों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन सच में होता क्या है? तो कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए यूवी लैंपों का उपयोग किया जाता है। किसका? यूवी लैंपों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए किस फसल के सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है? तो किस फसल के लिए किया जाता है सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक योग के क्लोरपाइरीफॉस के द्वारा? तो मक्का, गेहूं, जौ, मूंगफली। आप कहोगे मूंगफली के लिए। किसके लिए? मूंगफली के लिए। उन फसलों का चयन करो जो मुख्य रूप से जायद ऋतु में उगाई जाती हैं। तो जायद ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, है ना? तो आप कहोगे जायद ऋतु की बात की जाए तो भैया आपकी एक तो लोबिया, ठीक है, दूसरी आपकी मूंग, ये भी ठीक है, और आपकी उड़द। कौन कौन सी हो गई? लोबिया, मूंग और आपकी उड़द। अरहर की बात किया है, अरहर आपकी खरीफ की फसल है। कैसी है? अरहर आपकी खरीफ की फसल है, ना कि जायद की फसल है। जायद की फसल आपकी तीनों है जो कि मैंने आपको बताया है, लोबिया, मूंग और उड़द। तो आप कहोगे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है वो रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? हार्मोन्स है और यह रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को, किसको? ब्लड प्रेशर को, बीपी को, शारीरिक क्षमता को प्राप्त करता है। एल्डोस्टेरोन,
कोर्टिसोल एंड्रोजन। तो आप कहोगे यहाँ पर आपका एल्डोस्टेरोन होता है जो प्रभावित करता है, कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। तो हमने यहाँ पर आज 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, है ना। 40 क्वेश्चन के बाद जो हमारे 41 से आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और समय अब काफी ज्यादा है। तो आप आराम से पढ़िएगा, अपना भी रिवीजन करते चलिएगा, टेस्ट सीरीज भी लगाते जाइएगा और वीडियो के माध्यम से टेस्ट सीरीज भी लगाओगे तो इंपोर्टेंट रहेगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी लगा सकते हो। तो एक बार जाके जरूर विजिट जरूर कर लेना है ऐप पर। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।